जय हिंद साथियों, मैं चंदा। आपका स्वागत है A&S GKGS रिसर्च एकेडमी में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक के NCERT कवर कराने का क्लास चल रहा है। तो आज हम इसमें जानेंगे क्लास 7 के NCERT हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जो है राजा और उसके राज्य, यानी मध्यकालीन के जो राजा थे और उसके जो राज्य थे, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि हम क्लास 7 में 700 से लेकर 1750 ईस्वी के अंदर का जो घटना घटा है, इसके बारे में जानेंगे, यानी वह मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम इसमें जानेंगे प्राचीन समय के मध्य युग के जो राजा थे, उसके राज्य के बारे में और उसके राजवंश के उदय के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या जानेंगे इसके बारे में। तो पहले हम जानेंगे नए राजवंशों का उदय, यानी कहे तो मध्य युग में विभिन्न राजवंश उभर कर आए थे और उसके उदय के बात करेंगे। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में जानेंगे, यानी कहे तो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के घटनाओं के बारे में जानेंगे। तो उसके बाद हम दूसरे पॉइंट्स की ओर चलेंगे, जो है सामंत या मातहत वर्ग, यानी कहे तो इसमें हम जानेंगे राजाओं द्वारा सामंत का उपाधि दिया जाता था लोगों के, इसके बारे में जानेंगे। यह सामंत वर्ग क्या होता है, तो चलिए हम इसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद है राष्ट्रकूट राजवंश, यानी हम इसी में जानेंगे। जैसा कि आपको बताया है नए राजवंश का उदय होगा, तो उसमें एक राष्ट्रकूट वंश आता है, इसके बारे में जानेंगे। और भी विभिन्न वंश इसके अंतर्गत आते हैं, तो इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में बारी बारी से जानेंगे। उसके बाद एक है हिरण्यगर्भ नामक एक यज्ञ होता था, यानी धार्मिक अनुष्ठान होता था। ये अनुष्ठान किस लिए कराए जाते थे, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। उसके बाद है राज्यों में प्रशासन, यानी जब नए राजवंश का उदय होगा तो उसके प्रशासन की बात करेंगे, यानी उसके राज्य में उसके प्रशासन की बात करेंगे। तो यही जानना है। उसके बाद चोल वंश का कर को जानेंगे, यानी जब नए राजवंश का जब प्रशासन आएगा तो उसके जो प्रशासन होंगे, या कहे तो सेना होंगे, मंत्री होंगे, वो सब अपने राजवंश से कर वसूलते थे, इसके बारे में जानेंगे। और उस कर का उपयोग कहाँ पर करते थे, इसके बारे में हम इसी चैप्टर में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे प्रशस्तियां और भूमि अनुदान, यानी कि प्रशस्तियां के बारे में जानेंगे और भूमि अनुदान, यानी राजाओं के प्रशंसा, यानी जैसा कि आपको हम पिछले क्लास 6 में भी बताए थे, या कहे तो पिछले चैप्टर में भी आपको हम प्रशस्तियां के बारे में बताए थे। तो उसमें तो राजा के प्रशंसा के बारे में दर्शाया जाता है, और इसी के बारे में हम इसमें जानेंगे। और प्रशस्तियां में जो भूमि अनुदान होते थे, इसके बारे में जानेंगे। प्रशस्तियां क्यों लिखे जाते थे, किसके लिए लिखे जाते थे और किसके द्वारा लिखे जाते थे, इन सभी के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। तो चलिए हम पहले जानेंगे नए राजवंशों का उदय, यानी मध्य युग में जो नए राजवंश जब उभर कर आए थे 7वीं से 12वीं सदी में, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम जानते हैं, यानी कहे तो 7वीं से 12वीं सदी के बीच विभिन्न राजवंश उभर कर आए थे, जिसमें उभर कर आए थे कहे तो गुज्जर राजवंश, उसके बाद प्रतिहार राजवंश उभर कर आए थे। उसके बाद कहे तो पाल राजवंश उभर कर आए थे, माहतम राजवंश उभर कर आए थे, और भी विभिन्न राजवंश 7वीं से 12वीं सदी के बीच उभर कर आए थे। और तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में बारी बारी से जानेंगे। चोल वंश के बारे में जानेंगे, यानी कहे तो लिखते हैं
इसी चैप्टर में हम चोल वंश के बारे में जानेंगे और चोल शासकों द्वारा जब 2 प्रकार के कर वसूले जाते थे इसके बारे में हम इसी चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं सामंत या महातम वर्ग के बारे में। यानी कहे तो 7वीं जब शताब्दी चल रही थी तो उस समय जो भूस्वामी थे, योद्धा थे, या कहे तो जो मतलब व्यापारी कहे तो सामंत वर्ग के जो लोग थे वह सब में अस्तित्व आ गई थी। यानी कहे तो वह शक्तिशाली हो गए थे। तब वहां के राजाओं द्वारा उसको सामंत वर्ग या कहे तो मातहत वर्ग का उपाधि दिया जाता था। यानी कहे तो जिस तरह देखिए गांव का मतलब गांव होता है एक बड़ा सा, या कहे तो एक क्षेत्र ही मान लीजिए, यानी एक बड़ा सा क्षेत्र हो गया इस तरह से, और उसमें विभिन्न गांव आते थे, यानी विभिन्न गांव इस तरह से होते हैं, और इन सभी क्षेत्रों का एक राजा होता था। यानी कहे तो पूरे एक क्षेत्र का राजा होता है और उसके द्वारा सभी क्षेत्र में एक एक शक्तिशाली लोग को चुना जाता था। यानी कहे तो जो पैसे से शक्तिशाली हो, जिसमें युद्ध लड़ने की क्षमता हो, और भी यानी कहते आर्थिक रूप से जो मजबूत लोग होते थे, जिनके पास युद्ध लड़ने की क्षमता होती थी, उन लोगों को हर क्षेत्र से एक एक आदमी को चुन लिया जाता था और उनको सामंत वर्ग कहते थे। यानी उसके जो मुख्य लोग होते थे, यानी विभिन्न क्षेत्र के जो मुख्य लोग होते थे, उनको सामंत वर्ग या मातहत वर्ग कहा जाता था। और इसका उपाधि इन सभी क्षेत्रों के लोगों को राजाओं द्वारा दिया जाता था। और इनको किस लिए रखा जाता था? तो कर वसूलने के लिए। यानी जो क्षेत्र होता था, राजा तो उतना मतलब नहीं कर सकता है जो सबसे जाकर कर वसूलता है। जैसे कहे तो व्यापारी से, मजदूर से, कृषक से, इन सभी से वो स्वयं जाकर कर वसूलते नहीं थे। एक सामंत वर्ग के लोग को रखते थे, वो कर वसूल कर राजाओं तक पहुंचाते थे। तो इसलिए राजा सामंत वर्ग के लोगों को स्थापित किए थे, हर क्षेत्र में एक एक सामंत वर्ग को। और राजा उसके बदले में चाहता था क्या, जो कर दे, यानी सामंत वर्ग के जो लोग थे राजा को कर दे समय समय पर जाकर। और राजा उपेक्षा करता था कि सामंत वर्ग के जो लोग थे वह हमारे लिए समय समय पर उपहार लेकर आए। यानी कहे तो जो सामंत वर्ग के लोग को रखा गया था, वो राजा चाहता था कि समय समय पर, यानी एक समय निर्धारित किया गया था, उसमें आकर राजाओं से मिले और उसके लिए उपहार ले जाए, और भी विभिन्न उपेक्षाएं राजा करता था। और राजा चाहता था कि जब हम किसी से युद्ध करें, यानी विपक्षी से युद्ध करें, तो सामंत वर्ग के जो लोग थे वह सब अपने सैनिकों को राजा के पास भेजेंगे। यानी कहे तो देखिए ये राजा हो गया और ये सामंत वर्ग के लोग हो गया, तो समय समय पर राजा से मिलने आएगा, कर देगा। उसके बाद राजा उपेक्षा करता था कि जब हम किसी से युद्ध करें, विपक्षी लोगों से युद्ध करें, तो यहाँ का जो सैनिक होते थे, यानी सामंत वर्ग के सैनिक होते थे, उन सभी को युद्ध में लेकर आए सामंत वर्ग के लोग। तो इतना ही उपेक्षा राजा करता था, इसलिए वहां सामंत वर्ग को स्थापित किया था। तो इसको याद रखिएगा। तो कुछ जो सामंत वर्ग थे समय के बाद, यानी कुछ समय के बाद शक्तिशाली स्वयं ही हो गए थे। यानी कहे तो देखते होंगे किसी भी लोग अगर कोई आदमी को मतलब बड़ा करता है, तो उसी तरह राजा सामंत वर्ग को रखा हुआ था कर वसूलने के लिए, और भी विभिन्न कार्यों के लिए राजा रखे हुए थे। तो जो सामंत वर्ग के लोग जो थे, कुछ समय के बाद वह थोड़ा सा मजबूत हो जाते थे, आर्थिक रूप से, क्षेत्रीय रूप से, और भी विभिन्न रूपों से वह मजबूत हो जाते थे। तो राजा को बोल देते थे जो अब हम आपके अधीन नहीं काम करेंगे, हम स्वयं अपना एक राजवंश को स्थापित करेंगे। तो इसी प्रकार जो सामंत वर्ग के जो राजा रहते थे, वह कुछ क्षेत्र, यानी कहे तो अपने क्षेत्र को लेकर एक
नए राजवंश की स्थापना करता था, या कहे तो छोटे ही राजवंश की स्थापना करेगा, तो या कहे तो बड़े ही राजवंश का स्थापना करेगा, तो वह स्वयं ही करेगा और स्वतंत्र करेगा, यानी राजा के अधीन में नहीं करेगा। वो अपने आप को शक्तिशाली मानने लगता था सामंत वर्ग के लोग। तो उसी में एक मतलब राजा थे, कर्नाटक के राजा थे, उन्होंने यानी कहे तो कर्नाटक क्षेत्र के एक सामंत वर्ग थे, वह एक राजवंश की स्थापना किया था, जो है राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना। और अब इनके अधीन राष्ट्रकूट के राजवंश काम करने लगे थे, तो इसको याद रखिएगा। तो अब हम आगे जानेंगे, यानी कहे तो उसके बाद जब राजा अगर किसी अन्य श्रेणी के लोग रहते थे, यानी कहे तो जैसे वर्ण व्यवस्था में आपको बताए थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उसी तरह अगर किसी क्षेत्र के जो राजाओं द्वारा जो सामंत वर्ग चुने जाते थे, तो वो विभिन्न श्रेणी के थे, यानी कहे तो क्षत्रिय भी हो सकते हैं, वैश्य भी हो सकते हैं, शूद्र भी हो सकते हैं, ब्राह्मण भी हो सकते हैं। तो उसी में जो अगर कहे तो क्षत्रिय नहीं रहते थे जो सामंत वर्ग, वह क्षत्रिय होने के लिए एक अनुष्ठान करते थे, जो अनुष्ठान था यह गर्भ अनुष्ठान, यानी कहे तो हिरण्य गर्भ अनुष्ठान क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो इसका अर्थ होता है सोने का गर्भ, तो इसको याद रखिएगा। और ये अनुष्ठान किस लिए किया जाता था इसके बारे में हम जानते हैं। तो कोई भी लोग अगर जन्मजात से क्षत्रिय नहीं रहते थे, यानी उनके अंदर युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं रहती थी, तो वो अपने आप को बताने के लिए, यानी प्रजाओं को बताने के लिए वह हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान करते थे। और यह अनुष्ठान लोगों को बताने के लिए करते थे कि अब हम भी क्षत्रिय वर्ण में आ गए हैं। इसलिए तो ये जो अनुष्ठान है यह मध्यकालीन के ब्राह्मणों द्वारा संपन्न किए जाते थे, तो इसको याद रखिएगा। यह हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान मध्य युग के क्षत्रिय ब्राह्मण के राजाओं द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा कराया जाता था। और यह यज्ञ इसलिए कराते थे ताकि हम लोगों को बता सके कि हम क्षत्रिय वर्ण में आ गए हैं, अब हम युद्ध कर सकते हैं। और इस यज्ञ को करने वाले राजा तो मतलब अपने आप को शक्तिशाली समझते थे, तो इसलिए यह यज्ञ को कराया जाता था, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद ये जो राजा थे वो शक्तिशाली हो गए थे। उसके बाद राज्यों में प्रशासन, यानी अब अगला चैप्टर है राज्यों में प्रशासन, अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो राज्यों में प्रशासन में राजाओं द्वारा एक महान उपाधि धारण कर लिया जाता था, यानी कहे तो शक्तिशाली उपाधि धारण कर लेता था, जिसमें एक महाधिराज का उपाधि धारण कर लेता था, यानी कहे तो अपने राजाओं का राजा ये अपने आप को बताता था। उसके बाद एक धारण करता था चक्रवर्ती सम्राट, यानी तीनों लोगों का स्वामी के रूप में वहां के जो राजा थे वो अपने आप को बताते थे तीनों लोगों के हम स्वामी हैं, तो इसलिए ये अपने आप को उपाधि धारण कर लेता था। और अब ये तो सामंत वर्ग से उभर कर आए थे, यानी कहे तो ये भी तो सामंत पहले राजाओं द्वारा सामंत वर्ग के में आते थे, उसके बाद ये थोड़ा सा विकसित हो गए थे, तब जाकर ना ये महाधिराज की उपाधि धारण की है। तो ये अपने नीचे वाले श्रेणी को नहीं छोड़ते थे, यानी ये भी अपने सामंत वर्ग के श्रेणी को नहीं छोड़ते थे, उसके क्षेत्र को लोग को नहीं छोड़ते थे, और उन सभी से ये कर वसूलते थे, यानी कहे तो कृषि में कर लेते थे, और कहे तो पशुपालन में कर लेते थे, कारीगरों में कर लेते थे, व्यापार में कर लेते थे, और भी विभिन्न माध्यमों से ये सामंत वर्ग के यानी महाधिराज जो धारण किए थे सम्राट राजा, वो सभी से कर वसूलते थे, यानी अपने से नीचे वाले से कर वसूलते थे, यानी नीचे वाले को मिला कर रखते थे, नहीं तो अगर नहीं मिला कर रखेंगे तो ये अलग हो जाएंगे, यानी कहे तो ये तो नीचे वाले की सहायता से ऊपर गए हैं, इसलिए ये मिला कर रखते थे। तो ये कर वसूलते थे, और वो कर का एक
उपयोग करते थे, यानी एक अच्छा सा उपयोग करते थे, जिसमें मंदिर बनवाने का निर्माण करते थे और भी विभिन्न नेक काम करते थे। तो इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद वही उसी वंश में एक, यानी राज्यों में प्रशासन, यानी उसी गांव में एक तमिलनाडु क्षेत्र था, उसमें चोल वंश था। यानी चोल वंश भी दो प्रकार के कर वसूलते थे। तो इसके बारे में जानेंगे। तो एक कर था आदिमई और एक कर था वेदी। तो हम इस दोनों कर के बारे में जानेंगे। तो आदिमई कर क्या था? तो आदिमई कर था वह भूमि अनुदान कर था, यानी भूमि के अनुदान में ये कर लिए जाते थे। उसके बाद वेदी कर क्या था? ये जबरन वसूले जाते थे। यानी जैसा कि हम आपको बताए, यानी कोई लोग, अगर गांव के जो लोग होंगे वह कर देने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो चोल वंश द्वारा एक वेदी कर लाया गया था जो उससे जबरन कर वसूलेगा। तो इसको याद रखिएगा, जबरन कर वसूलने वाले को हम वेदी कर कहते हैं, और आदिमई कर भूमि अनुदान के लिए दिया जाता था। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम जानेंगे प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। यानी जैसा कि आपको हम प्रशस्तियां के बारे में पहले ही बता चुके थे। प्रशस्तियां क्या होता है? राजा की प्रशंसा, यानी कहे तो बड़ाई। यानी ये कहे तो सही नहीं लिखा जाता था, यानी राजा के बारे में खाली बड़ाई ही लिखा जाता था, लेकिन उससे जो गलती हुआ है ये सब उसमें नहीं लिखा जाता था। तो इसलिए इतिहासकार इसको गलत भी मानते थे, इसमें से कुछ शब्द को गलत मानते थे, और इतिहासकार ने बताने की कोशिश किए हैं कि राजा अपने जो प्रशस्तियां पर जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं, जिस तरह वह बनना चाहते थे, इन सभी के बारे में उस पर प्रशस्तियां पर दर्शाते थे। और प्रशस्तियां लिखने का काम कौन करता था? तो उस समय के ब्राह्मण करते थे, यानी मध्य युग के ब्राह्मण को राजाओं का प्रशस्तियां लिखने के लिए रखा गया था। और प्रशस्तियां लिखने के लिए ब्राह्मण को राजाओं द्वारा नेक भी दिया जाता था, जिसमें भूदान यानी भूमि का दान दिया जाता था। तो यही था, यानी कहे तो अगर राजा के क्षेत्र में, राजा का क्षेत्र है उसमें तो बहुत ज्यादा भूमि है, तो उसमें से एक भूमि ब्राह्मण को गिफ्ट कर दिया जाता था प्रशस्तियां लिखने के बदले में। तो इसको याद रखिएगा। तो इसी के साथ हम आज के चैप्टर में हम जाने नए राजवंशों का उदय, उसके बाद सामंत वर्ग के बारे में, उसके बाद राष्ट्रकूट के बारे में, उसके बाद हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान के बारे में, उसके बाद जाने राज्यों में प्रशासन के बारे में, जिसमें हम चोल वंश के द्वारा जो दो कर लाया गया था इसके बारे में जाने, जिसमें एक वेदी कर और एक आदिमई कर था। उसके बाद हम करों का उपयोग, यानी करों का उपयोग में नेक काम के लिए राजाओं द्वारा कर लिए जाते थे, जिसमें मंदिरों के निर्माण के लिए, एक सामूहिक कार्य के लिए, भवनों के लिए बनाए जाते थे, और भी विभिन्न नेक काम के लिए कर वसूले जाते थे चोल वंश के सैनिकों द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद आपको हम प्रशस्तियां और भूमि दान बताए, जिसमें बताए राजा के द्वारा राजा के लिए प्रशंसा लिखा जाता था ब्राह्मण के द्वारा, और राजा उस ब्राह्मण को गिफ्ट में भूदान यानी भूमि का दान करता था। तो हम इसी के साथ इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।